हेलो एवरीवन, वेलकम टू काविश आईएएस। आज हमारे इस सेक्शन में प्रिलिमिनरी 2025 के सेक्शंस में 2025 के जो सेक्शन है हमारा ज्योग्राफी का, उस पे हम लोग प्रिलिमिनरी बेस्ड डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन पे। और पिछले साल हमने देखा होगा कि जो यूपीएससी ने अपना ट्रेंड थोड़ा चेंज किया है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को और भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के सब्जेक्ट को लेकर के, उसमें आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी का सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा ट्रिकी है और इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को ज्यादा इस बार फोकस किया गया है। आज हम लोग इस पे ही थोड़ा बात करने वाले हैं, इस पे ही डिस्कशन करेंगे। लेक्चर वाइज हमारा सेक्शन चलेगा, उसमें हमने सब्जेक्ट और सेक्शन वाइज हमने इसको थोड़ा डिजाइन किया है और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा इन फ्यूचर्स जो 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। आइए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये हमारा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मैप है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पूरा मैप है इसमें मैपिंग से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो हम क्वेश्चंस को लेने से पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारा मैप हमारे माइंड में है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है और फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में क्वेश्चन जो पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स। यानी ये स्टेटमेंट अर्थक्वेक के रिगार्डिंग है और इसके कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। अब ये जो कंसेप्ट है इसमें थोड़ा समझना होगा कि ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड अर्थक्वेक विद इन द अर्थ इज कॉल्ड द इपीसेंटर। यानी फर्स्ट क्वेश्चन यहां से एक स्टेटमेंट ये है कि इपीसेंटर हमारा अर्थक्वेक का है। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे व्हाट इज इपीसेंटर, इपीसेंटर होता क्या है फर्स्ट, और ये हमारा अर्थ के ये जो सेंटर पे होता है क्या। तो सबसे फर्स्ट जब इपीसेंटर होगा हमारा अर्थ का, तो देखेंगे कि हमारा अर्थ का एक लेयर है। तो इस लेयर में फर्स्ट हम एक अपर लेयर बनाएंगे जो हमारा ये लेयर पे जिसपे हम लोग रह रहे हैं, जिसको हम अर्थ सरफेस कह रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम इसके 3 लेयर देखेंगे। फर्स्ट इज द क्रस्ट लेयर। अपर पार्ट ऑफ द अर्थ इज द क्रस्ट एंड सेकेंड लेयर इज द मेंटल पार्ट, इज द मेंटल लेयर एंड थर्ड इज कोर लेयर। ओके, सो इपीसेंटर क्या होता है? तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि इपीसेंटर हमारा फॉर्म कहां होता है और ये कब ये हम इपीसेंटर ये नाम होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि क्रस्ट के अपर लेयर पे जहां हमारा डिस्टर्बेंस होता है, यानी फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज द फाइनली, अगर हम देखें तो जो सेंटर ऑफ अर्थक्वेक का होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की मैप की बात करें तो इंडिया के ये नॉर्थ रीजन में, हिमालयन रीजन में, अगर ये रीजन हमारा जो इंपॉर्टेंट, यहां पे अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो ये हमारा ईपीसेंटर होता है। तो ईपीसेंटर जहां हमारा होता है तो आखिर वहां पे कुछ तो हुआ होगा चेंजेस। तो मेनली अर्थक्वेक के जो सेंटर पार्ट है, दैट मींस इसके जस्ट डाउनवर्ड परपेंडिकुलर यहां पे फोकस होता है और ये फोकस जो है यहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण उसके जस्ट परपेंडिकुलर हमारा एक ईपी सेंटर क्रिएट होता है और ईपी सेंटर वाले पॉइंट पे हमारा ये इंटेंसिटी बहुत हाई होता है। तो इस हाई इंटेंसिटी में फॉर एग्जांपल अगर कोई अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल आया है 6.5 या अबव 6.5 अप्रॉक्स 7 हम मान ले, तो ये 7 इंटेंसिटी से जो अर्थक्वेक आया है वो उसका सेंटर कहां था? तो वो जो सेंटर है वो हमारा ईपी सेंटर कहलाता है, बट ईपी सेंटर जस्ट हमारा फोकस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड अर्थक्वेक विद इन द अर्थ इज कॉल्ड ईपी सेंटर। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो इसके बाद वाले स्टेटमेंट देखेंगे। अभी हम तीनों स्टेटमेंट को 1 बाय 1 देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसका आंसर सही है, कौन सा सही है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ आर यूज्ड टू मेजर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। यानी व्हाट इज सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ एक्चुअली इज द मेजरमेंट ऑफ द सिस्मोलॉजी इज द अर्थक्वेक को हम लोग इसको स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी एंड द अर्थक्वेक्स इज द मेजर ऑफ द अर्थ मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटीज इज द सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, द रिक्टर स्केल इज द लॉगरिथमिक इन नेचर। लॉगरिथमिक इन नेचर मींस हमने देखा है कि जो हमारा स्केलिंग हुआ, तो फर्स्ट स्केल की बात करें तो सबसे फर्स्ट स्केल की बात करें तो उस समय था हमारा रोसीफेरल स्केल, उसके बाद आया मर्करी स्केल एंड थर्ड आया हमारा रिक्टर स्केल।
तो रिक्टर स्केल में ऐसा क्या था, जो रिक्टर स्केल आज के टाइम में यानी मॉडर्न एरा में हम लोग रिक्टर स्केल के मेजरमेंट को हम लोग ये मानते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा रिक्टर स्केल में जो वैल्यू होता है 0 to 9 होता है। दैट मीन्स अगर इसकी इंटेंसिटी 1 है, दैट मीन्स ये 10 to the power 32 जूल इतना एनर्जी जो है ये इंटेंसिटी इसका एनर्जी यहां से रिलीज होगा। दैट मीन्स अगर 2 है तो 2 तो यहां होगा 32 into 32, यानी इसमें 10 to the power इसमें ऐड होता चला जाएगा। इतने इंटेंसिटी से अगर कहीं पे ये होता है तो ये बहुत डैमेज करता है हमारा। तो अर्थक्वेक एक्चुअली क्या क्रिएट करता है, हमारा डिजास्टर क्रिएट करता है। तो यहां पे एक लॉगरिथमिक नेचर जो है, लॉगरिथमिक नेचर, ये लॉगरिथमिक नेचर से इसको कैलकुलेट किया गया। तो इससे क्या हुआ, एक एक्चुअल और एक इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड को यहां पे मेजर किया गया। दैट मीन्स ये स्केल में रोसीफेरल और मर्करी स्केल ये ओल्ड हो गया और हमारा रिक्टर स्केल यहां पे ये हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओरिजिन ऑफ द अर्थ विद इन द अर्थ इज कॉल्ड द इपीसेंटर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट सिस्मोग्राफ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, ये भी स्टेटमेंट सही है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। और थर्ड लॉगरिथमिक नेचर का ये हमारा रिक्टर स्केल है। तो विच स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट, तो इसका स्टेटमेंट डी होगा, यानी 1, 2 and 3 ये तीन जो है ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है और करेक्ट स्टेटमेंट ये तीनों स्टेटमेंट है। आइए हम बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन पे क्वेश्चंस को समझने से पहले हम देखेंगे कि ये हमारा अर्थक्वेक का एक मैप है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसमें हम देखेंगे कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है अर्थ का। तो बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ को समझने से पहले हम इसका थोड़ा, ये जो हमारा सर्कल में है हमारा अर्थ है, अर्थ का इंटरनल पार्ट है, इस पार्ट में हम इसको थोड़ा सा स्लाइडली ले लेंगे। तो इसका एक लेयर है, तो फर्स्ट लेयर है, फिर सेकंड लेयर है एंड देन थर्ड लेयर है। तो फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट लेयर, क्रस्ट, एंड सेकंड को कहते हैं मेंटल, मेंटल, और थर्ड लेयर है कोर। अब ये लेयर में कुछ तो चेंजेस होगा। एक्चुअली डेंसिटी वाइज ये लेयर फॉर्म हुआ है। आपको पता होगा कि जिसकी डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी ज्यादा होता है, उसका वेट ज्यादा होता है, और वो लेयर जो सबसे नीचे होता है। तो ऐसे लेयर में शिफ्ट है। हमारा जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट, इस पे हमारा ये क्या है, बिल्डिंग है, हमारे फॉरेस्ट है, सम वेजिटेशन से और जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा अगर डिस्ट्रैक्शन होता है, यहां पे कोई डिजास्टर आता है, कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण कोई भी ये चीजें आती है, तो हमारा अपर लेयर पे बहुत डैमेज क्रिएट करता है। द डैमेज इज कॉल्ड द डिजास्टर। और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का एक वर्ड यूज करते हैं। तो यही इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम देखेंगे कि ये जो शैडो है, जिसको हम लोग कहते हैं पी वेव, शैडो जोन, एस वेव। तो पहले ये वेव हम देखेंगे कि जब हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक में क्या है कि हमारा एक वेव क्रिएट होता है जिसको हम लोग पी वेव कहते हैं, दूसरा कहते हैं एस वेव, और थर्ड है हमारा एल वेव। एक्चुअली ये जो पी वेव है इसको हम लोग प्राइमरी वेव कहते हैं, एस को सेकेंडरी वेव कहते हैं, और एल वेव को हम लोग कहते हैं कि ये एसडी लव ने किया था, इसलिए इसको लव वेव भी कहते हैं। और ये हमारा जो वेव है इसको सरफेस वेव भी कहा जाता है, सरफेस, ठीक है। अब ये जो सरफेस वेव है ये एक्चुअली बहुत डेंजरस है, ठीक है। डेंजरस कहने का मतलब कि अपर सरफेस पे ये क्या करता है, मूव करता है। इंटरनल इसका कोई पार्ट नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में इसका कोई रोल नहीं है, ये अपर सरफेस पे ही ये मूव करता है। तो इसकी इंटेंसिटी जो होती है एज कंपैरिजन टू इसके थोड़ा कम होता है, लेकिन डैमेज ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए ये डैमेज ज्यादा होता है। तो हम देखेंगे कि ये जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल, उसको हम लोग देखेंगे। इसको क्लीन करता हूं। अब देखिए कि ये जो हमारा अपर पार्ट है और इसके सेंटर से जब हमारा अर्थक्वेक क्रिएट होता है तो एक वेव रिलीज होता है जिसको हम लोग पी वेव कहते हैं। और पी वेव जो है हमारा ये सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, ओके, ये तीनों में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट यहां से हमारा ये पी वेव डायरेक्टली ये पास कर गया,
ठीक है। वैसे ही अगर एस वेव की बात करें तो एस वेव सॉलिड और गैसेस में तो होता है, लेकिन लिक्विड वाले फेजेस में नहीं होता, लिक्विड वाले में नहीं होता। इसलिए आप देखोगे कि इस रीजन में हमारा जैसे इसको लिक्विड मिला, यहां से ये क्या हो गया, एस वेव डाइवर्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया अपने पाथ से, और ये जो डिफ्लेक्ट हुआ तो इससे ये पता चला कि नेचुरल सोर्स से कि हमारा एस वेव, पी वेव और एल वेव, ये वेव का ये रीजन जो है कंप्लीटली सेमी सॉलिड, सॉरी सेमी लिक्विड और लिक्विड में है, या सेमी सॉलिड कह सकते हो, सेमी सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में है ये पोर्शन, इसीलिए यहां से डाइवर्ट हुआ। और ये जो जोन है यानी 145 डिग्री टू 15, ये रीजन, इसी को कहा जाता है पी वेव शैडो जोन कहते हैं। ये जब अर्थक्वेक आता है तो ये वेव रिलीज होता है। वैसे ही एस वेव के साथ केसेस है, ये पूरा जोन जो है एस वेव का है, यानी 0 to 105 ये एस वेव का शैडो जोन है। तो ये कंप्लीट जो इंटायर जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में जब अर्थक्वेक क्रिएट होता है तो ये वेव उस समय ट्रांसफर होता है। ठीक है, आइए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, ये आपको क्लियर है, विजिबल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, विथ रेफरेंस टू अर्थक्वेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी ये अर्थक्वेक के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है कि अर्थक्वेक्स लार्जली अकर अलोंग कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, एंड सेकंड द पॉइंट of origin of the earthquake in the lithosphere is known as focus or hypocenter. Second statement है, and third statement is the intensity of the earthquake decreases with distance from the epicenter. And fourth statement is the epicenter of the earthquake always remains over the continent only. ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट को थोड़ा देखेंगे कि क्या स्टेटमेंट कौन सा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अर्थक्वेक लार्जली अकर लॉन्ग कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि क्या होता है कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। ठीक है, तो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री वहां पे होता है जहां पे हमारा दोनों प्लेट आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। दैट मीन्स अगर ये सिंगल प्लेट है, ठीक है, कोई ये प्लेट हमारा है और ये प्लेट, अब देखो ये जो प्लेट है ना, यहां पे ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये प्लेट के बारे में कौन सा प्लेट है, खाने वाले प्लेट है, नहीं ऐसा नहीं है। ये प्लेट हम जो जिस सरफेस पे रह रहे हैं ये हमारा प्लेट है। एक्चुअली में इसको कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट, और लिथोस्फेयर प्लेट जो होता है जिसपे हम लोग रह रहे हैं लिथोस्फेयर प्लेट, और लिथोस्फेयर प्लेट दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट बोथ। कॉन्टिनेंटल प्लेट मींस जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जस्ट लाइक अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा एक प्लेट है, और ये पैसिफिक ओशियन का जो प्लेट बात करेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन भी एक प्लेट है। बोथ प्लेट इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर प्लेट, एंड लिथोस्फेयर प्लेट कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट। ओके, सो ओशियनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट में हम देख रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट 1 है, अर्थक्वेक लार्जली अकर अलोंग विद द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, तो ये जो प्लेट बाउंड्रीज है ये बाउंड्रीज कहते हैं इसको, ये क्या है, बाउंड्रीज है। अब ये बाउंड्रीज क्या है, जब दोनों आपस में कोलाइड कर रहा है, दोनों टकरा रहा है, यानी दोनों में क्या है, एक कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है व्हेन द टू प्लेट्स कोलाइड टू ईच अदर, एंड द कंप्रेशनल फोर्स बाय द कंप्रेशनल फोर्स एंड द क्रिएट्स द माउंटेन बिल्डिंग हियर। तो माउंटेन बिल्डिंग क्रिएट होता है, एंड द वॉल्केनिक माउंटेन एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कोलाइड करता है तो यहां पे हमारा एक माउंटेन बिल्डिंग लाइक हिमालयाज है, रॉकीज है, एंडीज है, ये सारा क्रिएट होता है। एंड ओशियनिक प्लेट एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर कोलाइड करता है तो यहां पे हमारा एक वॉल्केनिक माउंटेन क्रिएट होता है, और वॉल्केनिक माउंटेन में हम देखेंगे कि ये एक प्लेट जो डेंस प्लेट होगा, डेंस प्लेट दैट मींस उसके भारी अगर वेट ज्यादा होगा, वो प्लेट जस्ट लाइटर प्लेट के नीचे क्या होगा, सबडक्ट होगा। जैसे इस फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा जो फिगर है इसमें आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये है हमारा कन्वर्जिंग बाउंड्री। देखो ये एक प्लेट है, एक सेकंड, ये एक प्लेट है हमारा, ये दिख रहा है, ये है लाइटर प्लेट और ये है डेंसर प्लेट। ठीक है, तो लाइटर प्लेट डेंसर प्लेट कैसे समझेंगे हम लोग, तो ये लिथोस्फेयर प्लेट में जो प्लेट बहुत हेवी होगा
वो लाइटर प्लेट के जस्ट नीचे होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात करें और ओशियनिक प्लेट की बात करें तो दोनों प्लेट में हेवियर कौन है, तो हमारा ओशियनिक प्लेट ज्यादा हेवी है, इसलिए वो क्या है, डेंस है, वो नीचे है, और हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो लाइटर है। तो देखोगे कि यहां पर कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये दोनों जब कोलाइड कर रहे हैं तो एक प्लेट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सबडक्ट हो रहा है, सबडक्ट हो रहा है। सबडक्ट यानी ये जो सबडक्ट हो रहा है ये हमारा लेयर है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ओके, ये लिथोस्फीयर है। और ये जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हो ये है एस्थेनोस्फीयर। ये एस्थेनोस्फीयर क्या है, ये सेमी सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में है, और इसी पे हमारा लिथोस्फीयर प्लेट क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है, स्केट कर रहा है। तो ये दोनों प्लेट में कहीं ना कहीं एक बार या तो कोलाइड करेगा या तो टेंशन फोर्स के कारण सेपरेट होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, कंप्रेशनल फोर्स के कारण ये एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, और ये जो डेंसर प्लेट है वो जस्ट सबडक्ट हो रहा है, और ये जो सबडक्ट होगा इसी को कहा जाता है मेनली सबडक्शन जोन, एंड द लाइटर प्लेट अंडर sorry denser plate under the lighter plate subduct. This is called the conversion boundary, and this is the boundary when create the volcanic mountain and the other continental mountains mainly. Okay, so now अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो क्या ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है अर्थक्वेक लार्जली अकर along the converging plate boundaries, ठीक है। ये देखिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। एंड सेकंड स्टेटमेंट, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इन द लिथोस्फीयर इज नोन एज द फोकस ऑफ हाइपोसेंटर, यानी लिथोस्फीयर का वो पॉइंट जहां से ओरिजिन हो रहा है अर्थक्वेक। तो फर्स्ट समझो कि हाइपोसेंटर क्या होता है। हाइपोसेंटर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं और फोकस। फोकस मैंने अभी आपको क्लियर किया, फोकस कहां पे क्रिएट होगा, जैसे मान लो कि ये हमारा अर्थक्वेक जोन, हमारे यहां पे अर्थक्वेक है, फॉर एग्जांपल ये इपीसेंटर पॉइंट है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर, यानी इंटरनली हमारा वो प्लेस जहां पर कोई भी इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ होगा, और ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ तो इस इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण यहां से एनर्जी जो है ये रिलीज हुआ। अब जो एनर्जी रिलीज हुआ तो ऊपर वाले जस्ट परपेंडिकुलर पॉइंट को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड द इपीसेंटर पॉइंट। क्या इपीसेंटर पॉइंट हमारा और भी क्रिएट होगा क्या, अभी क्वेश्चंस पे आएंगे उस पे, लेकिन ये हमारा इपीसेंटर है और ये हमारा फोकस है, और जो फोकस है इसी को कहा जाता है हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर। तो इस स्टेटमेंट में द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, ओरिजिन तो ये हो गया। अब ये ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक द लिथोस्फीयर इज नोन एज द फोकस और हाइपोसेंटर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, यानी ये कह रहा है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी ये जितना डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स कि अगर हमारा ये सरफेस है और इस सरफेस पे फॉर एग्जांपल कि हमारा हिमालयन रीजन्स में कहीं पे अर्थक्वेक आया है, उसका एपिसेंटर यहां पे है, तो एपिसेंटर अगर हिमालयन रीजन में कहीं आया है तो इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीजिंग आपका क्या होगा, डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारा इंडिया के रीजन में ये हमारा इंडिया है और इस इंडिया के रीजन में देखेंगे कि हिमालयन रीजन वेरी सेंसिटिव रीजन है और इस रीजन में मेनली अर्थक्वेक और ऐसे डिजास्टर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रेट हिमालय का रीजन है, मिडिल हिमालय का और शिवालिक रीजन है। तो इस रीजन में कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ दैट मीन्स इसकी इंटेंसिटी इस साइड भी दिल्ली, इधर नॉर्थ पार्ट ऑफ यूपी, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इस रीजन में इंटेंसिटी का उसका थोड़ा असर होगा, बट उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि हमने यहां पे है कि जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा एपिसेंटर होगा वहां की इंटेंसिटी हाई होगी और जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस वैसा वो हमारा डिक्रीज करेगा हमारा इंटेंसिटी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट, द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन्स ओवर द कॉन्टिनेंट ओनली। तो यहां पे ये स्टेटमेंट एपिसेंटर के केस में नहीं है। हो सकता है कि इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण यहां पे तो हमारा एपिसेंटर है जहां से हम इसको रिक्टर स्केल से हम लोग मेजर किए हैं, बट
यहां पे क्या है कि इसका इपिसेंटर हो सकता है कि इंटरनल भी यहां भी इपिसेंटर बना हो सकता है कि इपिसेंटर यहां भी, तो इसके अकॉर्डिंग द इपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन्स ओवर द कॉन्टिनेंट ओनली, ऐसा नहीं है। इसके कॉन्टिनेंट ओनली के साथ साथ भी ओशियनिक पार्ट में भी इपिसेंटर बन सकता है। तो मैंने बताया कि दो प्लेट लिथोस्फीयर में ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और दोनों प्लेट में फर्स्ट प्लेट जो है हमारा कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक है, तो ओशियनिक में भी इपिसेंटर बनता है, इसीलिए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 सही है, दैट मींस बी आंसर इसका सही है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों के कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमको ये सभी का ये आना चाहिए कि भाई ये वर्ड कह क्या रहा है, ये डिमांड क्या है क्वेश्चंस का, तभी हम लोग का क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, इसको भी थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉल्केनोज। देखो यहां पे वॉल्केनो से क्वेश्चन है। फर्स्ट तो वॉल्केनोज को समझो। एंड द फर्स्ट सील्ड वॉल्केनोज आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ बैलिस्टिक लावा, है ना, बैलिस्टिक लावा, सॉरी बैलिस्टिक बोल रहा, बेसाल्टिक लावा विच हैज द लो विस्कोसिटी बोला है यहां पे, एक स्टेटमेंट ये है। एंड द सेकेंड, द कंपोजिट वॉल्केनोज आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटोवॉल्केनोज क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा अभी, ड्यू टू देयर लेयर्ड स्ट्रक्चर। एंड द वॉल्केनिक इरप्शन आर ऑलवेज कॉज्ड बाय द टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। अब देखो स्टेटमेंट है सील्ड वॉल्केनोज क्या होता है, तो सील्ड वॉल्केनोज को समझने से पहले क्या है वॉल्केनो, तो वॉल्केनो को समझना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में ये लेयर हमारा था लिथोस्फीयर पार्ट, और लिथोस्फीयर जो है हमारा किससे मिलकर बना है, लिथोस्फीयर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं ओशियनिक प्लस कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है हमारा सरफेस, वो मिलकर के हमारा एक थिकनेस है क्रस्ट पार्ट का, दिस इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर जो है वो मेंटल पार्ट के अपर मेंटल लेयर पे जो हमारा सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हमारा ये है एस्थेनोस्फीयर, और ये मोल्टेन मैग्मा है। कैसा है, मोल्टेन मैग्मा। अब ये मोल्टेन मैग्मा ये क्या है, तो जो भी हमारे यहाँ पे मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये क्या है कि हाई डेंसिटी पे, सॉरी एकदम डेप्थ में जाकर के ये क्या हो जा रहा है कि इसकी एनर्जी जो है ये काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये सभी किसमें फॉर्म में है, तो मेल्ट फॉर्म में। अब क्वेश्चन आता है कि सर सेमी सॉलिड के फॉर्म में, सेमी सॉलिड देखो कोई भी लेयर का एक ट्रांजिशनल फेज होता है, अचानक से कोई भी लिक्विड नहीं होगा, कोई भी सॉलिड के बाद लिक्विड नहीं होगा, इसीलिए सॉलिड से धीरे धीरे क्या होता है वो लिक्विड के फॉर्म में आता है, तो उसको सेमी सॉलिड कहते हैं, देन लिक्विड। तो एस्थेनोस्फीयर हम कह सकते हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट पे है, लिक्विड फॉर्म में है, और ये इसी पे हमारा लिथोस्फीयर का क्या है, ये स्केट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन में हम लोगों का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि सील्ड वॉल्केनो प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ बेसाल्टिक लावा। तो ये हमारा बेसाल्टिक लावा जो है ये कैसे फॉर्म होता है, तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होगा कि हमारे जो भी मोल्टेन मैग्मा है जैसे ये बाहर आते हैं, अर्थ सरफेस पे आता है, ये क्या कहलाता है, हमारा लावा कहलाता है। और लावा जो है आफ्टर कूलिंग ये क्या कहलाएगा, हमारा बेसाल्टिक रॉक। क्या कहलाता है, बेसाल्टिक रॉक, ठीक है, बेसाल्टिक रॉक। अब ये बेसाल्टिक रॉक है विच हैज लो विस्कोसिटी जो है इसकी लो होगा, ऐसा ये है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। तो सील्ड वॉल्केनो कैसा वॉल्केनो हुआ, तो सील्ड वॉल्केनो आपका इसका सरफेस जो है ऊपर में क्या है, सील्ड है, ठीक है, ये कैप है, और ये सील्ड वॉल्केनो का एग्जांपल है। देन कंपोजिट वॉल्केनो आर आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेटो वॉल्केनो ड्यू टू देयर लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रेटो वॉल्केनो को समझने से पहले मैं इसका एक पिक्चर आपको दिखाता हूं। ये देखो स्ट्रेटो वॉल्केनो और द कंपोजिट वॉल्केनो ये क्या होता है कि हमारा देखो ये जो मैग्मा है, यहाँ मैग्मा,
और इसी को कहा जाता है मैग्मा चैम्बर। और ये मैग्मा चैम्बर ये अपने वॉल्केनिक पाइप के द्वारा ये क्या होता है, जस्ट अपलिफ्ट होता है और इसके बाद ये एक लेयर्ड फॉर्म करता चला जाता है। ये देखो ये लेयर है और ये लेयर्ड कैसा फॉर्म हुआ, तो ये आफ्टर कूलिंग हुआ, मैग्मा के कूलिंग होने के साथ साथ। अब ये क्या हुआ कि एक पॉइंट पे आकर के ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, स्मोक करने लगा और ये जो स्मोक करता है इसको हम लोग कहते हैं द स्ट्रेटोवोल्केनोस, द स्टार्ट फॉर्म ऑफ वोल्केनोस कह सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें एक एक्सप्लोजन होगा और ये वॉल्केनिक इरप्शंस का एक फॉर्म होगा जिससे ये जो मोल्टन मैग्मा है ये बाहर लावा के फॉर्म में आएगा और ये आफ्टर कूलिंग ये क्या बन जाएगा, बेसाल्टिक रॉक बन जाएगा। और ये बेसाल्टिक रॉक जो है इसी के फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड द स्टेट और कंपोजिट वोल्केनो, वो ठीक है, स्ट्रेटोवोल्केनो। अब इस क्वेश्चन पे थर्ड जो ऑप्शन था, वॉल्केनिक इरप्शन आर ऑलवेज कॉज्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, यानी ये क्या कह रहा है कि जो वॉल्केनिक इरप्शन होगा आर ऑलवेज कॉज्ड बाय द टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या होगा कि ऐसे में जो आंसर होगा आपका वो सील्ड वॉल्केनो का एकदम सही आंसर है। कंपोजिट वॉल्केनो ये भी स्टेटमेंट सही है जो मैंने आपको बताया। थर्ड में वॉल्केनिक इरप्शन आर ऑलवेज कॉज्ड, या टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है क्या, इसमें एक डाउट होगा बहुतों को, क्या वॉल्केनिक इरप्शन पहले होता है या टेक्टोनिक ये होता है। तो टेक्टोनिक प्लेट में क्या है कि प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, दैट मींस एस्थेनोस्फीयर पे ये हमारा लिथोस्फीयर प्लेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, स्केट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो इस प्लेट में, दोनों प्लेट में कहीं ना कहीं टेंशन एंड कंप्रेशनल फोर्स के कारण यहां पर हमारा एक बाउंड्री क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये बाउंड्रीज यहां पे क्रिएट हो रहा है, दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी सेम डायरेक्शंस में एक ये लग रहा है, तो यहां पे एक बाउंड्री क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेंट बाउंड्री या कन्वर्जेंट बाउंड्री। और ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्रिएट होता है तो यहां पर जो हेवी प्लेट होता है सबडक्ट होता है। तो देखोगे कि यहां जो सबडक्ट हो रहा है तो इसके साथ साथ ये पोर्शन को काफी वीक किया है और ये वीक पोर्शन से हमारा मोल्टन मैग्मा बाहर आ रहा है, दैट इज क्रिएट ऑफ वॉल्केनिक वॉल्केनोस। तो प्लेट टेक्टोनिक इसका एक कॉजेज हो सकता है होता भी है, लेकिन ऑलवेज लिखा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ध्यान देंगे कि कहीं कहीं पे ऑलवेज ना लिख करके सिर्फ कॉज लिख सकता है या ऑलवेज भी लिख सकता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड 3 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऐसे में हम लोग देखेंगे कि ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में हम लोगों का इतना डेप्थ में थोड़ा जाना होगा। आइए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेट टेक्टोनिक। This question is directly plate tectonic. The consider the following statement. Statement consider करते हैं, देखते हैं। First, the Earth's lithosphere is divided into tectonic plates that float over the asthenosphere. मैंने शुरू में ही आपको बताया था, इससे प्रीवियस में ही बताया था कि जो लिथोस्फीयर है इज डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर जो है, ये लिथोस्फीयर ये फ्लोट किस पे कर रहा है, तो हमारा एस्थेनोस्फीयर पे। ये लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और ये फ्लोट करने के टाइम हम देखते हैं कि ये एस्थेनोस्फीयर किस फॉर्म में है, तो ये फॉर्म ट्रांजिशन फेज जो है ये आपका सेमी सॉलिड एंड कंप्लीट लिक्विड फेज में है ये, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, ये मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन, ठीक है, मोल्टन मैग्मा। ये मैग्मा क्या है कि ये लिथोस्फीयर प्लेट को क्या कर रहा है, इस पे लिथोस्फीयर प्लेट फ्लोट कर रहा है। अब जब किसी भी चीजों में जब फोर्स ये होगा, गति होगा, मोशन होगा, फ्लोट करेगा, तो कहीं ना कहीं से इसके एनर्जी यहां से रिलीज होगा, और जब ये एनर्जी रिलीज होगा तो हो सकता है कि यहां पे इसका वीक पॉइंट मिल जाए, और इस वीक पॉइंट से हो सकता है इस रीजन को वीक कर दे। ये मोल्टन मैग्मा ऐसे यहां से निकलने वाला था, यहां पे ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, इसको हार्ड रॉक मिल गया। देन अगर इस मोल्टन मैग्मा को यहां से इसको जगह मिल गया तो ये निकल करके बाहर आया, ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है यहां पे। लेकिन इस मोल्टन मैग्मा, ये जो क्वेश्चन पूछा है कि लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, तो बिल्कुल है कि ये प्लेट में कहीं ना कहीं डिवाइडेड होना, ये टेक्टोनिक प्लेट का बाय द टेंशन फोर्स, और ये एनर्जी मैग्मा यहां से निकलेगा, और इसी को कहा जाता है ओवर द एस्थेनोस्फीयर पे ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट।
एंड सेकंड स्टेटमेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री, देखो यहां पे पूछ दिया है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर रीजन वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर ऑफन फॉर्मिंग मिड ओशियनिक रीज। अब यहां पे समझो कि क्वेश्चन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या कह रहा है, एंड द थर्ड जो स्टेटमेंट है सबडक्शन जोन आर द कॉमनली एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहां पे दो चीजों को समझ जाओगे, पहले हमने कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को समझा, तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में क्या हो रहा था कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में क्या हुआ कि टू प्लेट्स कोलाइड, है ना, ईच अदर, बिकॉज दोनों के जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस एक दूसरे पे क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, और ये कोलाइड करने पे यहां जो बाउंड्री क्रिएट हो रहा है दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और जो हेवी प्लेट है और जो लाइटर प्लेट है, तो हेवी प्लेट लाइटर प्लेट के अंदर क्या होगा, सबडक्ट हो जाएगा, और ये सबडक्ट होगा स्टेनोस्फीयर में, ये मेल्ट होकर के फिर ये मैग्मा फॉर्म होगा और ये एनर्जी यहां से रिलीज होगा। इस एनर्जी से यहां पे वॉल्केनिक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। इसका एग्जांपल रॉकी और एंडीज माउंटेन है, ठीक है, और भी माउंटेन है जिसमें पैसिफिक रिंग ऑफ पैसिफिक ये कहते हैं, रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन में। तो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, डायरेक्शंस पे फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग कंप्रेशनल फोर्स कर रहे हैं। तो सबडक्शन जोन आर कॉमनली एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सबडक्शन कहां होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में। एंड यहां पे कह रहा है कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर रीजन वेयर द टू टेक्टोनिक प्लेट मूव अवे ईच अदर ऑफन टू फॉर्मिंग मिड लैटिट्यूड। अब इसको समझो कि ये सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें कह रहा है कि ये जो दो प्लेट है, फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट, ये प्लेट क्या हो रहा है कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में क्या हो रहा है आपका, अवे फ्रॉम द ईच अदर, ठीक है, ये दोनों से ये हो रहा है। तो यहां से ये प्लेट और एक प्लेट जब डाइवर्ट हो रहा है, दोनों स्पेस ले रहा है, तो यहां से एस्थेनोस्फीयर के मैग्मा यहां से क्या होंगे, रिलीज होंगे, और ये जो होगा मैक्सिमम ज्यादातर कहां देखने को मिलता है, तो ये ओशियनिक रीजन में देखने को मिलता है। और ओशियनिक रीजन में हमने देखा है कि जो ओशियन काफी बड़ा होता है, हम बात करेंगे अटलांटिक ओशियन की, तो अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस में यहां पे एक मिड अटलांटिक रीज फॉर्म है। बिकॉज रीज, व्हाट इज रीज, बिकॉज the under the asthenosphere just magma floating under the ocean region mainly। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लोट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से ये ठंडा भी होता है, क्योंकि वाटर में अगर मान लो कि ओशियनिक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट में ये दोनों बाउंड्री साइड से जा रहा है, ये दोनों, और बीच में गैप हो गया, तो यहां से मोल्टन मैग्मा जस्ट बाहर आया, और यहाँ पे क्या हो गया, तुरंत इसको तो फील मिल गया ना वाटर, और यहाँ पे जब ओशियन रीजन में वाटर मिला तो यहीं पे ठंडा होकर के एक बाउंड्रीज क्रिएट होता है, जिसको हम लोग मिड अटलांटिक रीज कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मिड अटलांटिक रीज। कब फॉर्म होगा, जब दो प्लेट आपस से एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और इसी को कहा जाता है फॉर्मिंग मिड ओशियनिक रीज, जो इसका एग्जांपल है मिड अटलांटिक रीज। क्लियर। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या क्रिएट करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और कन्वर्जेंट बाउंड्री एक दूसरे से कंप्रेशनल फोर्स, ये टेंशन फोर्स यहां पे होगा, उसमें कंप्रेशनल फोर्स होगा। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, एंड स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये करेक्टली डिस्क्राइब रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या होता है, तो एक नया वर्ड आ रहा है, रिंग ऑफ फायर। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे रिंग ऑफ फायर किसको कहते हैं। तो एक रिंग मान लो, और इस रिंग के चारों साइड क्या है, फायर है, इसी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। बट इन ज्योग्राफी
फिजिकल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें या हम इस ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस रिंग ऑफ फायर का मीनिंग क्या है? तो रिंग ऑफ फायर का डायरेक्ट मीनिंग है वॉल्केनो यानी एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो से है। और एक्टिव वॉल्केनोस का मतलब हुआ कि जहां से ये हमेशा मैग्मा बाहर निकल रहा है और एक बर्निंग फेज में है, ऐसा लग रहा है कि मसाल जलता हुआ है और इस पूरा पैसिफिक रीजन के राउंड में हमारा ये है। तो ऐसा क्या हुआ जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर कह रहे हैं, तो उसको बताते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ रीजन ऑफ हाई सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि वो वेरी सेंसिटिव जोन है, मींस वहां पे अर्थक्वेक, वहां पे डिजास्टर आता है। और सिस्मिक एक्टिविटी दैट मींस वहां पे प्लेट का मूवमेंट है, ठीक है। इंक्लाइनिंग द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इनसर्कलिंग कह सकते हो, इनसर्कलिंग द पैसिफिक ओशियन। और द पैसिफिक ओशियंस के सर्कल में ये बहुत सिस्मिक एक्टिविटी ज्यादा है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज एसोसिएटेड विथ एक्टिव वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक जोन, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज प्राइमरली कॉजेज बाय डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की बात की गई है। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होगा? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज यहां नहीं होगा, बिकॉज रिंग ऑफ फायर में अगर हम बात करें तो एक मैप मैं दिखाता हूं, उस पर थोड़ा क्लियर होगा। देखो सर, इसमें समझने से पहले आपको रिंग ऑफ फायर यहां पे क्लियर होगा। देखो, एक प्लेट तो ये है, ठीक है, यहां एक प्लेट है जिसको हम लोग अमेरिकन प्लेट कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं नाज़का प्लेट, ठीक है। कॉन्टिनेंट प्लेट को मेनली देखो, कॉन्टिनेंट प्लेट हमारा अमेरिकन प्लेट है, यहां अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये भी यूरेशियन प्लेट है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है एक प्लेट और है जिसको हम लोग कहते हैं पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट इज द ओशियनिक प्लेट, इज द हेवी और डेंसर प्लेट विच इज situated on the Pacific Ocean. Mainly the Pacific Oceans means completely ocean, fill the ocean of water mainly, okay, and this is the very dense plate. यहाँ पे इसको कह सकते हो कि ये जो प्लेट है ये बहुत डेंस प्लेट है, और ये डेंस प्लेट होने के कारण ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, मैंने पहले भी बताया कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो लाइटर प्लेट होता है, और लाइटर प्लेट होने के कारण डेंस प्लेट जस्ट लाइटर प्लेट के अंदर सबडक्ट होता है। तो यहां पे ये प्लेट जो पैसिफिक प्लेट है वो सबडक्ट हो रहा है अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट, एंड द आउटर रेंज यानी आउटर हम देखेंगे रिंग, तो इस आउटर रिंग में यहां पे भी ये क्या हो रहा है? सबडक्ट हो रहा है, यहां भी सबडक्ट हो रहा है, यानी ये छोटे छोटे प्लेट्स क्या हो रहे हैं आपका, इसके अंदर ये सबडक्ट हो रहा है। और जहां ये सबडक्ट हो रहा है वहां कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, एंड द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में इज द हेवियर प्लेट अंडर द लाइटर प्लेट सबडक्टेड, ठीक है। एंड सबडक्ट होने के बाद यहां जो मॉल्टन मैग्मा है वो रिलीज होगा, बाहर आएगा, और जब बाहर आता है तो इसी को एक वॉल्केनो क्रिएट होता है। लाइक यहां पे रॉकीज माउंटेन है, और रॉकीज माउंटेन का रेंज है, ये एंडीज माउंटेन का रेंज है, यहां पे आप देखोगे जापान है, ठीक है, और यहां नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, यहां पे सम पार्ट ऑफ फिलीपींस एंड सम पार्ट ऑफ इंडोनेशिया रीजन मेनली, एंड द न्यू पापुआ गिनिया, न्यूजीलैंड एंड ऑल। ये रीजन कंप्लीटली वेरी सेंसिटिव और सिस्मिक एक्टिविटी से पूरा ज्यादा ये है, क्योंकि यहां पे अलास्का वाले रीजन में भी देखोगे तो ये रीजन में क्या हो रहा है कि वॉल्केनिक माउंटेन बहुत ज्यादा है। वॉल्केनिक माउंटेन के कारण ये यहां से एक फायर होता हुआ दिखता है, ऐसा लग रहा है कि कोई मसाल जल रहा है। तो इसी रिंग को कहा जाता है, एक सर्कल फॉर्म होता है, इस रिंग को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों हुआ? बिकॉज यहां पे हेवी प्लेट और लाइटर प्लेट में दोनों के कोलाइड से हेवी प्लेट जो है लाइटर प्लेट के अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद वहां जो सॉफ्ट पॉइंट था उस सॉफ्ट पॉइंट से इसके मैग्मा बाहर आ गए, और ये एक्टिव वॉल्केनोज के माउंटेन क्रिएट हुए, लाइक ये, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनोज माउंटेन, और ये, ठीक है। तो हमारे यहां से ये वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है। तो ये था। तो इस स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या है आंसर एक्चुअली। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज यहां पे सिस्मिक एक्टिविटीज है इंक्रीजिंग प्लेट पैसिफिक ओशियन,
एंड द सेकंड एसोसिएटेड विद द एक्टिव वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक जोन, ये भी होगा क्योंकि जहां पे ये एक्टिव वॉल्केनो होगा वहां पे बहुत सेंसिटिव जोन होगा, अर्थक्वेक क्रिएट होगा वहां पे। और प्राइमरी कॉज द डाइवर्जेंट प्लेट बिल्कुल नहीं है, डाइवर्जेंट प्लेट एक दूसरे से क्या होता है, मैंने बताया कि ये अपोजिट डायरेक्शंस में चलेगा और ये टेंशन फोर्स के कारण होता है। और ये क्या फॉर्म होगा, रीज फॉर्म होगा, जैसे मिड अटलांटिक रीज की बात की हम। तो स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 both are correct and 3 is wrong, यानी incorrect and option is A 1 and 2। ओके, कि हमारा काविश आईएएस जो है हमारे दो सेंटर हैं, फर्स्ट सेंटर इस वीआईपी रोड में है, हाजरा रोड सेंटर में है, और सेकंड जो हमारा है वो हमारा यहाँ पे वीआईपी रोड जिसको हम लोग कह रहे हैं न्यू टाउन के पास है हमारा, वो हल्दीराम के पास है। तो इससे हमारा दोनों जगह पे आप सेंटर विजिट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस इज अवेलेबल देयर एंड द ऑल मेंटरशिप प्रोग्राम्स एंड द टेस्ट सीरीज एंड ऑल facilities available there, and so you visited our Kavish IAS center, VIP road center and Hazra road center। सो दोनों सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे फैकल्टीज और बहुत अच्छे फैसिलिटीज के साथ आपको क्वालिटी अच्छे और कंटेंट के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी, आप इसको कर सकते हैं।